हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी पाठमाला से जो 11 नंबर का पाठ है तमिलनाडु, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु में व्यापारी कहाँ से आते थे? Where did traders come from in Tamil Nadu? तमिलनाडु में व्यापारी यूनान, मिस्र और रोम से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांचीपुरम में कितने मंदिर है और इस नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो कांचीपुरम ये जो प्लेस है इसमें कितने टेम्पल्स है और इसका प्राचीन नाम। How many temples are there in Kanchipuram and what is the ancient name of this temple? उत्तर देखिए, कांचीपुरम में 130 मंदिर है और इस नगर का प्राचीन नाम कंचनपुर था। तो मोर देन 130 टेम्पल है यहाँ पे। कांचीपुरम में 130 से भी ज्यादा मंदिर है और इस नगर का प्राचीन नाम यानी एंशिएंट नेम क्या था? कंचनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम के मंदिर किसने बनवाए? हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ कांचीपुरम? उत्तर देखिए, कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में यानी 6th सेंचुरी में बनवाए थे। किसने? पल्लव राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घ नंबर का क्वेश्चन, कौन सी नदी तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखती है? विच रिवर गिव्स तमिलनाडु ग्रीन थ्रू आउट द ईयर? उत्तर कावेरी नदी तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखती है। जो कावेरी रिवर है वह तमिलनाडु को ग्रीनरी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर की क्या विशेषताएं है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मीनाक्षी टेम्पल? उत्तर देखिए, मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा उदाहरण है। मंदिरों के दीवारों पर बनी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती है। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। यह मंदिर 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काटकर बनाया है। इस तरह से मीनाक्षी मंदिर अपनी विशेष कलाकृति के लिए जग भर प्रसिद्ध है। तो देखिए, मीनाक्षी मंदिर में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और मूर्तिकला। मूर्तिकला का अर्थ होता है स्कल्पचर। इसका एक यूनिक एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर और स्कल्पकल का, यह एक यूनिक एग्जाम्पल है। इसके वॉल के ऊपर बहुत सारे देव देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक मीन्स अट्रैक्टिव और जीती जागती मीन्स लाइव लगती है। इसके हाइट 100 फीट से भी ज्यादा है और यह मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काटकर बनाया है। इस तरह यह मीनाक्षी मंदिर विशेष है। नेक्स्ट देखिए, आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्लेन्स, सी एंड माउंटेन्स ब्यूटी ऑफ तमिलनाडु। उत्तर देखिए, तमिलनाडु समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर ऊंची ऊंची वृक्ष मीन्स हाई ट्रीज, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं मीन्स ग्रीन नीलगिरी माउंटेन्स की जो रेंज है वो, तमिलनाडु के मैदानों पर धान के लहलहाते खेत पैडी के फार्म्स है। नारियल और केले के वृक्ष की कतारें, कोकोनट और बनाना की ट्री की जो रोज बनाई हुई है
मैंगो और काजू, आम और काजू के बगीचे हैं, तो मैंगो और कैशनट के गार्डन से। चाय और कॉफी के बागानों से पहाड़ियां ढकी हुई है, तो टी और कॉफी के जो गार्डन है उससे जो पर्वत है वह ढके हुए है और बहुत सुंदर दिखती है। जंगल, अभयारण्य तथा उनमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अभयारण्य यानी सेंचुरीज भी है जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और ट्रीज है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इस प्रदेश को संवारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखित में ख नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य क्यों कहा जाता है? Why तमिलनाडु is called the state of temple? उत्तर देखिए, तमिलनाडु में अनेक प्राचीन मंदिर है। भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों की संख्या इसी राज्य में दिखने को मिलती है। इन मंदिरों को चोल तथा चेरा वंश के राजाओं ने बनवाया है। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन मंदिरों के रूप में हमें भारतीय संस्कृति का अद्वितीय सुंदरता का दर्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है, यानी ग्रेट टेम्पल्स बनाए गए हैं। मदुराई, कांचीपुरम, मामल्लपुरम आदि शहरों तो अपने विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये जो सिटीज है अपने ग्रेट टेम्पल्स के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। उदाहरण, कांचीपुरम और तंजावुर स्थित शिव मंदिर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो कांचीपुरम और तंजावुर में जो मंदिर है वह। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, ये तो वर्ल्ड फेमस मंदिर है। कौन सा? मदुराई का मीनाक्षी मंदिर। यह वास्तुकला और मूर्तिकला का अनोखा संगम है। तो मदुराई का जो मीनाक्षी मंदिर है यह आर्किटेक्चरल और मूर्तिकला यानी स्कल्पचर इसका एक यूनिक एग्जाम्पल है। इसीलिए तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखित में ग नंबर का क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी की रेत के 3 रंगों का पौराणिक तथा वैज्ञानिक आधार क्या है? What is the mythological and scientific basis of the 3 colors of sand of कन्याकुमारी? तो उत्तर देखिए, कन्याकुमारी में 3 रंगों की रेत है। 3 रंगों की क्या है? रेत है, यानी सैंड है। इसकी पौराणिक कहानी है, मीन्स यहाँ इनकी जो लोग ऐसे मानते हैं कि शिवजी से विवाह न होने के कारण, मीन्स लॉर्ड शिवा से मैरिज न होने के कारण क्रोधित यानी गुस्सा होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। इसलिए कहते हैं कि यहाँ की रेत 3 रंग की हुई है। लेकिन वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रीजन भी दिया गया है, यानी वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? 3 समुद्रों का मिलन स्थल है। 3 ओशन का मिलन स्थल है। यहाँ पे 3 ओशन एक साथ आके मिलते हैं। वह है अरब सागर, हिंदी महासागर और बंगाल की खाड़ी। यह 3 समुद्र के मिलन से यहाँ की सैंड, यहाँ की जो रेत है वह 3 रंगों की दिखाई देती है। यह साइंटिफिक रीजन दिया है। तो इसके कारण कन्याकुमारी की रेत 3 रंगों की दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर का क्वेश्चन, तमिलनाडु में कितने अभयारण्य है और वह किस किस प्रकार के पशु पक्षियों को संरक्षण देते हैं?
How many sanctuaries are there in Tamil Nadu? And what kind of animals and birds are protected there? उत्तर देखिए, तमिलनाडु में 6 अभयारण्य है। ये 6 अभयारण्य है। कितने हैं? 6 है। इसमें हिरण, शेर, हाथी आदि जानवरों तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे डीर, लायन, एलिफेंट इस तरह के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जल पक्षी यानी जो पक्षी माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो पक्षी माइग्रेट करते हैं, ऐसे पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। मुदुमुलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरण हैं। देवानथंगल अभयारण्य में पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। तो यह जो वेदांतंगल यह जो अभयारण्य है, यह जो सैंक्चुरी है, यहाँ पे पक्षी विहार में एवरी ईयर 20 to 30,000 बर्ड माइग्रेट करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की उन्नति का मुख्य आधार क्या है? उत्तर देखिए, तमिलनाडु प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। तो तमिलनाडु के उन्नति का आधार क्या है कि तमिलनाडु में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का ही इसमें विशेष योगदान है। तमिलनाडु के लोगों के परिश्रम से ही इस राज्य की उन्नति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के बचे रहने का कारण क्या है? उत्तर देखिए, तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति बची है क्योंकि भारत का यह भाग विदेशियों के हमले से काफी बचा रहा, इसलिए तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति बची है। तो तमिलनाडु का यह जो पार्ट है, इस पार्ट को जब विदेशी फॉरेनर आक्रमण से यह बचा हुआ, फॉरेनर अटैक से यह पार्ट बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भारतीय संस्कृति भी बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, चोल तथा चेरा वंश के राजाओं ने तमिलनाडु को वास्तुशिल्प, मूर्ति और भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाया। तो यस, यह सेंटेंस राइट है। सेकंड देखिए, मीनाक्षी मंदिर के मंडप में 1500 खंबे हैं। तो नहीं, यह सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। तो आपको पता है यहाँ पे 1000 खंबे, मीनाक्षी मंदिर के मंडप में 1000 मीन्स 1000 खंबे है। ओके, तो यह सेंटेंस रॉन्ग है यानी नहीं। नेक्स्ट देखिए, कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। तो यस, यह राइट सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया हाँ। नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 7वीं शताब्दी में बनवाए थे। तो यह इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7वीं शताब्दी में नहीं, छठी शताब्दी में बनवाए थे। नेक्स्ट देखिए, कुचिपुड़ी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह भी उत्तर नहीं होगा, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। नेक्स्ट देखिए, मुदुमलाई स्थित अभयारण्य, इसमें 400 से अधिक हिरण है। तो यस, यह सही सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे हाँ लिख दिया। आगे का प्रश्न देखिए, सोचकर लिखिए। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, यह आपको अपने माइंड से करने हैं, अपने विचार इसमें लिखने हैं। तो देखिए, हम पहले प्रश्न देखते हैं। यदि आपको अवसर, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अवसर यानी आपको चांस मिले, आपको अवसर मिले
तो भारत के किस राज्य का भ्रमण करना चाहोगे? भ्रमण यानी घूमने जाना चाहोगे। अगर आपको चांस मिले तो आप किस राज्य में, कौन से स्टेट में घूमना चाहोगे? कारण बताते हुए लिखिए। तो यहाँ पे हर एक का आंसर अलग अलग आ सकता है बच्चों, तो यह क्वेश्चन आपको अपने खुद से लिखना है। आपके कौन से स्टेट में जाना पसंद करोगे, कौन सा स्टेट में घूमना पसंद करोगे? अगर मुझे पूछोगे तो मुझे केरल जाना बहुत पसंद है। ओके, तो आपको कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में जाके घूमना है वह आप अपने मन से लिखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान, संरक्षण आप कैसे कर सकते हो? तो इसका भी क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको माइंड से लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको हेल्प के लिए कुछ लिख के दिया है। देखिए, इसका उत्तर होगा, हमारा भारत देश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। देश में अलग अलग तरह की ऐतिहासिक वास्तु है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है हमारे इंडिया में, जिसको हमें संभाल कर रखना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ऐसे प्लेस को। वह हमारी जिम्मेदारी है, मीन्स वह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हिस्टोरिकल जो प्लेस है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। भारत में वास्तुकला अनोखी है, इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। अगर हम कभी भी ऐतिहासिक जगह पर भेंट देने जाते हैं तो उधर कूड़ा कचरा ना फैलाए, मीन्स वहां पे डर्ट ना करे, कुछ पेपर वगैरह उधर ना फेंके, बॉटल वगैरह ना फेंके, वो हमेशा उस प्लेस को क्लीन रखे, क्योंकि बाहर से भी, दूसरे कंट्री से भी लोग हमारे इंडिया को विजिट करने के लिए आते हैं, वह भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए आते हैं। इसलिए हमने ही हमारे ऐसे ऐतिहासिक वास्तु का ख्याल रखना चाहिए। ऐतिहासिक वास्तु के दीवारों पर चित्र पेंटिंग ना करें। तो आजकल अगर हमने किसी फोर्ट के ऊपर चढ़े या हमने कोई फोर्ट देखने के लिए गए तो आपको उधर वॉल के ऊपर बहुत कुछ राइट किया हुआ, कुछ पेंट किया हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ना करें, वह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको गंदा ना करें, उसको क्लीन रखें, साफ रखें, यही हमारी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर पेंटिंग ना करें, चित्र ना बनाएं दीवारों के ऊपर, क्योंकि यह हमारे देश की धरोहर है। इस तरह से हम ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने आप से प्रयास करे कि हम ऐसे वास्तु को, ऐसे प्लेसेस को क्लीन, साफ सुथरा रखें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाषा से, इसमें ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो देखिए, ग्रामर में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद। तो देखिए, सर्वनाम शब्द संज्ञा स्थान के स्थान पर आते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है सर्वनाम के भेद 6 टाइप के होते हैं। सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो पुरुषवाचक में मैं, वह, तुम, हम, वे, तुम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। निश्चयवाचक मीन्स यह, वह, यह निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी। प्रश्नवाचक में कौन, कहाँ, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। संबंधवाचक जो किसी, जिसे, किन्हीं, उन्हें, जैसा। निजवाचक में स्वयं के लिए, स्वयं अपने आप के लिए। तो देखिए नीचे क्वेश्चन, उचित सर्वनामों द्वारा खाली स्थान भरिए और भेद का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक करने हैं और उसका भेद लिखना है, सर्वनाम के भेद लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, बाहर कुर्सी रखी है, डैश उठा लाओ। तो बाहर कुर्सी रखी है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द आएगा, उसे उठा लाओ। तो उस कुर्सी को उठा लाओ, तो यह सर्वनाम का भेद हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, डैश दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ पे देखो, कोई, क्या शब्द आएगा, कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो भेद कौन सा आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर का देखिए,
मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप है, डैश पहाड़ काटकर बनाए गए हैं। तो मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप है जो पहाड़ काटकर बनाए गए हैं। तो यह जो शब्द से दो सेंटेंस जुड़ गए हैं तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, डैश इस प्रश्न का उत्तर जानता हो, डैश हाथ खड़ा करे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे आएगा जो इस प्रश्न का उत्तर जानता हो वह हाथ खड़ा करे। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुष जो और वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम मुझे लेने मत आना, मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। तुम, तो यहाँ पे तुम जो हमने फिल किया है, तो तुम यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं आऊंगा, स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम का भेद है। आगे देखिए, डैश तमिलनाडु घूमने जाएंगे। हम तमिलनाडु घूमने जाएंगे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं। इन विशेषणों के लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषण चुनकर लिखिए। तो देखिए, ये आपके लिए करके दिया है, डैश मूर्तियां। तो यहाँ पे आकर्षक मूर्तियां, यह विशेष, आकर्षक यह विशेषण है, मूर्तियां यह विशेष्य है, विशेष यानी संज्ञा वर्ड है। तो आकर्षक यह विशेषण है और मूर्तियां संज्ञा वर्ड है यानी विशेष्य है। तो मूर्तियां विशेष्य के लिए यहाँ पे आकर्षण विशेषण लिखा है। आगे देखिए, शताब्दी, यह शब्द, यह संज्ञा है शताब्दी। तो छठी शताब्दी, यह विशेषण हो गया छठी। डैश पहाड़, बड़े पहाड़। नेक्स्ट है डैश स्थल, मिलन स्थल, कुंडा, 22 कुंडा, डैश घाटिया, उपजाऊ घाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। पाठ से ऐसे शब्द छाटिए जिनके अंत में इक, इत या ई प्रत्यय लगा है। शब्दकोश की सहायता से उनके अर्थ लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे इक से पाठ में आए शब्द है प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी नैसर्गिक, नेचुरल, सांस्कृतिक, कल्चरल, और पौराणिक यानी पुरानी। नेक्स्ट है ईत, विकसित, डेवलप टू यू। नेक्स्ट है ई प्रत्यय लगा के शब्द आए अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स अनोखा, यूनिक, भारतीय, पर्वतीय। ओके, अगर आपको और भी शब्द मिलते हैं तो आप और भी शब्द लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा की संख्या का ज्ञान करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कांचीपुरम में ही 130 मंदिर है। दिए गए वाक्यों को पाठ के अनुसार सही संख्या भरकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इसको फिल करना है सही शब्द चुन के। तो फर्स्ट नंबर देखिए, कांचीपुरम भारत की डैश पुरियों में से एक है। तो सही ऑप्शन होगा सप्त, यानी 7। देखिए यहाँ पे है ऊपर सप्त। सेकंड देखिए, मीनाक्षी मंदिर डैश फुट से भी अधिक ऊंचा है। तो 100 फुट से अधिक ऊंचा है। देखिए 100 यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में दिए हैं, 100 फुट। थर्ड नंबर देखिए, कावेरी नदी ने इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा हुआ है। 2 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए डैश अभयारण्य विकसित किए गए हैं। तो 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं यानी सेंचुरीज। पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार प्रवासी
पक्षी आते हैं। तो देखिए ब्रैकेट में यहाँ से 20 से 30 हजार दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सरल वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाइए। तो यह हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे नौकरी दिलाई। तो यह क्या है? सरल वाक्य है, आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। नेक्स्ट देखिए, घायल सैनिक उठा, वह शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा। तो उसका संयुक्त वाक्य होगा, घायल सैनिक शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा। नेक्स्ट देखिए, रजनी के पिता विद्यालय आए, वे प्रधानाचार्य से मिले। देखिए रजनी के पिता विद्यालय आए और प्रधानाचार्य से मिले। वह देर रात तक जागा, वह काम पर देर से पहुंचा। वह देर रात तक जागा, इसलिए काम पर देर से पहुंचा। तो यह हो गए हमारे संयुक्त वाक्य। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको इसमें सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।